बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एक आम सा पाकिस्तानी जिसने इंडिया की रातों की नींदें हराम कर दी। मैं अपने मुकर्रर कॉन्टैक्ट से मिल चुका हूं और अब मैं अपने मिशन की तरफ रवां दवा हूं। कहानी जारी है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं आज की अपनी कहानी के इस हिस्से की तरफ। मैं तयशुदा वक्त से करीब 10 मिनट पहले इस मुकर्रर जगह के करीब पहुंच गया। वो जगह खासी गुंजान थी। मैंने करीब ही एक बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ रिसाले देखने शुरू किए। मुकर्रर वक्त से 5 मिनट पहले ही मुझे कॉन्टैक्ट दिखाई दिया। हम दोनों ने एक दूसरे की पहचान और सब खैरियत के लिए लिबास पर मखसूस रंग के रुमाल लगाए हुए थे। दूसरी चेकिंग के लिए नजरें मिलने के बाद मुझे अपने दाएं बाजू को एक मखसूस हरकत देनी थी, जिसके जवाब में कॉन्टैक्ट ने भी एक मखसूस हरकत देनी थी। दोनों तरफ से मुस्बत हरकत का मतलब सब अच्छा था, जबकि किसी खतरे की सूरत में हमें रुमालों को हाथ में पकड़ना और दूसरी किस्म की जिस्मानी हरकत करना थी। मैं इन तरीकों की वजाहत इसलिए नहीं करूँगा कि बहुत मुमकिन है कि अब भी यही तरीके राइज हों, और ये तो आपने सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने एक रिसाला खरीदा और वापस चल पड़ा। कॉन्टैक्ट मुझसे चंद कदम पीछे था। आगे एक फ्रूट की दुकान थी। मैंने फ्रूट देखने और दाम पूछने शुरू किए। कॉन्टैक्ट मेरे बिल्कुल करीब आन खड़ा हुआ। इसने भी फलों के दाम पूछना शुरू कर दिए। मैं कपड़े का एक थैला हमरा ले गया। इन दिनों प्लास्टिक के शॉपर्स नहीं होते थे। मैंने पहले 2 किलो आम लिए। दुकानदार ने कागज के लिफाफे में डालकर मुझे दिए, जो मैंने थैले में डाल लिए। मैं अब बाएं हाथ में थैला पकड़े हुए था। कॉन्टैक्ट मेरी बाएं जानब खड़ा था। मैंने लीची दिखाने को कहा। जो ही दुकानदार लीची उठाने को वापस घुमा, कॉन्टैक्ट ने एक पैकेट इंतहाई तेजी और फुर्ती से मेरे थैले में डाल दी। मैंने कुछ लीची ली और दाम लेकर वापस चल पड़ा। कॉन्टैक्ट ने भी यकीनन मेरे जाने के बाद कुछ फ्रूट जरूर खरीदा होगा। करीब ही से मैं एक टेम्पो में सवार होगा। कुछ दूर जाने के बाद टेम्पो छोड़ा और बस पकड़ ली। फिर बस छोड़ी और दोबारा टेम्पो में बैठ गया। और अपनी रिहाइश तक पहुँचते पहुँचते मैंने तकरीबन 3 गुना ज्यादा सफर किया, ताकि अगर मेरी निगरानी हो रही हो तो वो भटक जाए। होटल में पहुंचकर मैंने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया और पैकेट खोला। पैकेट में 5 सफ़हात थे, जिनकी एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ था 10,000 भारतीय रुपए थे। मैंने मोमबत्ती जलाई और सफ़हात के साथ सादा अतराफ को मोमबत्ती से गर्मी पहुंचाई। आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रंग के हरूफ बुरने शुरू हो गए और 15 मिनट में सारे सफ़हात खुफिया रोशनाई से लिखी इबारत नुमायां हो गई थी। ये 5 सफ़हात हम पांचों के लिए थी। खैरियत से बॉर्डर क्रॉस करने और दिल्ली पहुंचने की मुबारकबाद दी गई थी। हौसले बढ़ाने के लिए अल्फाज की थपकी थी और मुझे एक नए मिशन को सब पर फोकियत देकर फौरी तौर पर मुकम्मल करने का हुक्म मिला था। डाक मिलने की रसीद और हालात का सरसरी जायजा और अब तक के काम को लिखने की हिदायत थी। मैंने जवाब लिखने के लिए पहले से तैयार करता खुफिया रोशनाई से 2 सफ़हात लिखे और 2-2 रुकों की दूसरी जानब इंग्लिश नज़मों के कुछ हिस्से लिखे। खुफिया रोशनाई अब कोई भेद नहीं, और आजकल तो माइक्रो फिल्म्स के जरिए कामन के सिरे जितनी जगह में 40 से ज़ायद सफ़हात मुंतकिल किए जा सकते हैं। जो खुफिया रोशनाई हम इस्तेमाल करते थे वो प्याज या लहसुन या लीमू का पानी होता था। इससे कागज पर लिखा जाए तो सूखने के बाद कागज पर कोई निशान नहीं रहता था, और जब इसी कागज को गर्मी पहुंचाई जाए तो लिखे हुए अल्फाज नुमायां हो जाते थे। मुझे अगले दिन कॉन्टैक्ट को एक दूसरी जगह 10 बजे मिलना और अपना पैकेट इसके हवाले करना था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे हम मुकर्रर जगह पर मिले और मैंने अपना पैकेट इसके हवाले कर दिया। साथियों के लिए खत मैंने कॉन्टैक्ट के वापस जाने के बाद दिए। हम सब अपने वतन से इससे पहले राब्ते पर बहुत खुश थे। इन 5 रुकों ने हमारे हौसले और बढ़ा दिए थे, और फिर हमने एक बार फिर अपने मिशन की तकमील के लिए तजदीद अहद किया। मैं वापस अपने होटल पहुंच गया और नए मिशन की तकमील के लिए तैयारियों में मसरूफ हो गया। मैंने लिप्टन ग्रीन लेबल और ब्रोक बैंड रेड लेबल के 6 कार्टन लिए और रात को इनकी ब्लेंडिंग की और इन्हें अंदाजन आधा किलो के पैकेटों में बांधकर सॉल्यूशन टेप से बंद कर दिया। मैं मिशन की अमली तकमील के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था और रात भर मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने साथियों को अलविदा कहा। ट्रांसमीटर जवान के आगरा और झांसी जाने के दौरान मैंने अपने पास रख लिया था। इन्हें वापस किया
किया। होटल वापस आकर मैं जल्द ही गहरी नींद सो गया। अगले रोज सुबह मुझे रवाना हो जाना था। मैंने कॉन्टैक्ट को एक नई जगह और बाद दोपहर का वक्त दिया और 12वें रोज मिलने को कहा। मैं चाहता था कि इन 12 दिनों में अपनी जिम्मेदारियों की मुफस्सल रिपोर्ट बनाकर भेजूं। अपनी गैर मौजूदगी में मैंने ट्रांसमीटर वाले साथी को नायब मुकर्रर किया। ये चारों मुख्तलिफ होटलों में ठहरे थे और फिर मैंने इन्हें आरबश में मुंतकिल कर दिया, इसलिए इन्हें होटल के बाहर एक दूसरे से राब्ते करने की भी इजाज़त दे दी। आपने महसूस किया होगा कि जो मुझे हदायत पाकिस्तान से रवानगी के वक्त दी गई थी, मैंने इनमें कुछ रद्दो बदल कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदरूनी हालात का सही अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो सकता था। 1971 में साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में भारत की नाकाबिल यकीन कामयाबी ने इन्हें कुछ ज़्यादा ही खुद एतमाद बना दिया था। दिल्ली में चंद रोज़ क़याम के दौरान मैंने महसूस किया था कि वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा सख्त नहीं है। ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और यहाँ भारत के हर इलाके के लोग रहते हैं, जिससे इन्हें खतरा हो सकता था। इन्हें वो शिकस्त देकर तकरीबन मुर्दा समझ बैठे थे। मकसद ये कि अर्ज करूँ कि मैंने हालात को देखते हुए हदायत से हटकर कुछ तब्दीलियाँ की थी। ये तब्दीलियाँ महज रिहाइश और बॉर्डर के गाइड्स को वापस भेजने तक थी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिशन की कामयाबी और साथियों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे अहमदनगर जाना था। पाकिस्तान में ब्रीफिंग में पहले ही बता दिया गया था कि अहमदनगर भारत आर्म कोड यानी टैंकों की ट्रेनिंग का मरकज है। इस ट्रेनिंग सेंटर में आर्म कोड के जवानों को न सिर्फ मौजूदा टैंकों और इनकी गनों को चलाने की मशक कराई जाती है, बल्कि रूस से दरामद शुदा टी सीरीज के टैंकों का इस्तेमाल भी सिखाया जाता है। शादियों में हवाई फायरिंग करने वाले माहिर निशानची हरगज नहीं हो सकते। दौरान जंग सामने से आती हुई हजारों लाखों गोलियों, बमों, गर्दोगबार, धुआं, रात या दिन की तमीज किए बगैर पानी, कीचड़ और बारिश में असलहा का ठीक इस्तेमाल और निशाना लगाना, असलहा खोलना, साफ करना और फिर छोड़कर ठीक निशाना लगाने वाला ही माहिर कहला सकता है। इस हकीकत को मानने से भी कभी इनकार नहीं करूंगा कि भारतीय अफवाज अगर तरबियत में हमसे बदतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन बरसगीर पर मुसलमानों की 1000 साला हुक्मरानी ने इन्हें कम हिम्मत बना दिया था। 65 की जंग में अदती लिहाज से बहुत कम पाकिस्तानी अफवाज ने इनके छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन 71 की जंग में पाकिस्तान को 2 लाख करके और 90,000 पाकिस्तानी अफवाज को कैदी बनाकर इनके मुर्दा हौसलों में फिर जान पड़ गई थी और अखंड भारत का ख्वाब वो फिर देखने लग गए थे। मेरा मिशन ये था कि अहमदनगर के ट्रेनिंग सेंटर में जाकर नए दरामदी टैंकों के मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करूं, ताकि आर्म फोर्सेस की कौन सी रेजिमेंट यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और किन टैंकों पर। इसके अलावा ये भी मालूम करूँ कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये रेजिमेंट्स कहाँ जाएंगी और किन इन्फेंट्री डिविजन्स के साथ इनको शामिल किया जाएगा। मुझे पूरी तरह एहसास था कि मालूमात पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। भारत के पास मुल्क की साख्ता व जीनत नामी टैंक भी थे जो बहुत वजनी और नकलो हरकत में सुस्त थे। 65 में भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल चौधरी को इन टैंकों पर बहुत गरूर था और इन्हें सियाह हाथी का नाम दिया गया था। देखने में ये पहाड़ जैसा टैंक बैठी हुई बतख साबित होगा। भारत के पास इसके अलावा फ्रांसीसी साख्ता AMX-13, रूसी PT-76 और रूसी टी सीरीज के बेहतरीन कारकर्दगी के टैंक थे। ट्रेनिंग के बाद इन टैंकों की रेजिमेंट्स को हिंद पाक बॉर्डर पर तैनात किया जाना था। पाकिस्तान के लिए इन टैंकों की कारकर्दगी से मुतल्लिक मालूमात और सरहद पर इनकी तैनाती की जगह से आगाही बहुत जरूरी थी। मसलन अगर T-57 भारतीय टैंक के सामने हम अपने जंग अजीम दौम के फरसुदा शर्मन टैंक रखते तो सिवाय अपने टैंकों की तबाही के कुछ हासिल न हो सकता था। इस वक्त T-57 के सामने पाकिस्तान को अमेरिका से मिले हुए M सीरीज के नए टैंक और पैटर्न टैंक लाने थे और इसी वजह से मुझे यहाँ अहम मिशन सौंपा गया था। अहमदनगर मुंबई से तकरीबन 500 किलोमीटर पहले गोदावरी दरिया के करीब बिल्कुल अलग थलग जगह पर वाक़या है। इसके गिरदोनवा में भी कोई बड़ी शहर या बड़ा शहर नहीं है। गोदावरी दरिया की एक नहर अहमदनगर के बिल्कुल करीब से गुजरती है। ये इलाका टैंकों की तरबियत के लिए बहुत मौजूद है। यहाँ ऊंचे टीले, रेत, कीचड़ और पानी की मौजूदगी से टैंकों के इस्तेमाल की हर तरह की तरबियत हो सकती है। करीब 20-22 घंटे के सफर के बाद मैं अहमदनगर पहुंचा और एक ठीक ठाक होटल में अपना कमरा ले लिया। मेरा अहम मसला इन ममनुआ हदूद में दाखिल होना था, जहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर और डिवीजन हेडक्वार्टर थे। ट्रेनिंग के इलाके में दाखिल होना अव्वल तो फजूल था और दूसरे तकरीबन नामुमकिन। मैंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर और फिर इसके तवसत से डिवीजन हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए अपनी ब्लेंडेड चाय का सहारा लिया और दोनों जगह पर IC2 और एडोस तक पहुंच गया और लंगर के लिए अपनी चाय पेश की। मैंने इन्हें अपना बम्बई का न्यू नागपाड़े का एड्रेस बिजनेस कार्ड में मैंने दिल्ली से ही बनवाए थे दिया और अहमदनगर में होटल में रिहाइश का भी बता दिया।
मुझे यकीन था कि मेरी चाय की क्वालिटी और कीमत इनके लिए बायसे कशिश होगी। इन दोनों हेडक्वार्टर्स में जाते हुए मैंने डिवीजन और रेजिमेंट के निशानात की शिनाख्त की। वो सब तकरीबन एक ही डिवीजन और रेजिमेंट के लिए थे जिनका वो हेडक्वार्टर था और मुझे तलाश थी ट्रेनिंग लेने वालों। शाम को मैं शहर में घूमने निकल गया। मैंने साइकिल रिक्शा लिया और सारा शहर घुमाने का कहा। ट्रेनिंग सेंटर्स की जानब जहाँ शहर की हदूद खत्म होती है वहाँ मैंने छावनी से बाहर शराब खाने देखे और फौजी जवानों को अंदर जाते और बाहर निकलते देखा। मैं एक शराब खाने में दाखिल हुआ और ट्रेनिंग के दौरान चूँकि मुझे भारत की सब रेजिमेंटों के निशानात अजबर कराए गए थे, इसलिए मैंने फौरन पहचान लिया कि ये सब मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंटों के जवान थे। भारत में इस वक्त फौजियों को हर रोज 2 औंस शराब राशन में मुफ्त मिलती थी। जाहिर है 2 औंस शराब से इनका नशा पूरा नहीं होता था, इसलिए छावनी के गिर्द शराब खाने बने हुए थे जहाँ देसी शराब मिलती थी और वहीं पर वो फौजी अपनी बकिया जरूरत पूरी करते थे। मैंने इन शराब के नशे में झूमते फौजियों से अपने मतलब की बातें उगलवाने का मंसूबा बनाया और वापस होटल लौट आया। अगले दिन फिर एडी और OIC के दफातर में गया। मेरे चाय के नमूने अभी वहीं पड़े थे। दोनों जगहों से मुझे कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर वो फैसला करेंगे मेरी चाय खरीदेंगे या नहीं। अगर फैसला मेरे हक में हो गया तो मुझे सप्लाई जारी रखने की जमानत के तौर पर ज़र बयाना भी जमा करवाना पड़ेगा और मेरे साथ बाकायदा मुआहदा किया जाएगा कि कब से मैं सप्लाई शुरू करूं। दफ्तरों के क्लर्कों वगैरह की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो गया कि डिवीजन हेडक्वार्टर में एडीओस और ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में ये ब्रिगेड वहाँ के डिवीजन के तहत नहीं था। IC2 और एडजॉइंट से रब्ता बढ़ाना, यूँ कह लीजिए कि इन्हें खुश करना होगा। डिवीजन हेडक्वार्टर में नकब से लगाई। मैं ADO के दफ्तर के एक ज़रा ज़्यादा ही खलंडरे किस्म के क्लर्क को शाम को अपने होटल में गपशप करने के अलावा खुश करने के हवाले से बातचीत करने की दावत दी। इसने होटल में आने से माजरत कर ली क्योंकि शहर में कई तहबाखाने होने की वजह से कई होटल फौजियों के लिए इलाका ममनुआ करार दिए गए थे और FIU और मिलिट्री पुलिस वाले फौजियों को इन ममनुआ इलाकों से पकड़ने के लिए घूमते फिरते रहते थे। एक फौजी क्लर्क को अपने शहर के एक होटल में एक अजनबी सिविलियन के साथ देखकर वो शक कर सकते थे। मैंने इससे कहा कि फिर छावनी के बाहर शराब खानों में से किसी एक पर मिल ले। वो मान गया और मुझे एक शराब खाने की लोकेशन समझाई कि वहाँ 8 बजे शाम को मिले। इसे दावत देने से मेरा एक मकसद हल हो गया कि मैं इन शराब खानों में अजनबी बनकर न जाऊं बल्कि कोई फौजी भी हमरा हो। एक बार वहाँ मुतारिफ हो गया तो फिर वहाँ दूसरों से अपने मतलब की बातें उगलवाने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। शाम 7:45 से भी पहले मैं वहाँ पहुँच गया और बाहर टहलने लगा। दरवाजे से अंदर देखा तो पहले ही बैठा हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ और इसकी मेज पर पहुंच गया। इसने पुरतकाब खैर मकदम किया और इससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर करे मैंने वहाँ पर मुहैया सबसे अच्छी शराब की बोतल लाने को कहा। चंद लम्हे तो इसने रस्मी सा एहतजाज किया जिस पर मैंने कहा कि तुम फौजी मुलाजम पेशावर और कलील तनख्वाह पाने वाले हो जबकि मैं कारोबारी आदमी हूँ। दौरान मेहनोशी इसके 2-3 वाकिफकार भी आ गए और इन्हें भी मैंने अपनी टेबल पर बुला लिया। शराब खाने के इस हाल में मुख्तलिफ टैंक रेजिमेंटों के जवान और NCO मौजूद थे और बहुत गुलकपाड़ा किए हुए थे। मुझे ऐसे ही माहौल की तलाश की। मैं खासा चौकन्ना भी था, लिहाजा इस रात सवाए इधर उधर की बातों और हंसने हंसाने के कोई बात न की। वहाँ पर मालूम हुआ कि ये सबसे माकूल शराब खाना है और तमाम शराब खाने रात के 12 बजे लाजमी तौर पर बंद हो जाते हैं। खाने के लिए भी सबकी पसंद का आर्डर मैंने दिया और जब हम उठे तो वो 3 बोतलें डकार चुके थे। इक्का दुक्का रिक्शे आ रहे थे। वो अपनी मौज तरंग में छावनी की तरफ चले गए जबकि मैं एक रिक्शे पर होटल की राह ली। वहाँ का माहौल देखकर मैंने इरादा कर लिया कि अगली शाम से मैं अपने काम का आगाज कर दूंगा। अगली शाम मैं 7 बजे ही वहाँ पहुँच गया। इस वक्त भी शराब खाने में खासे गाहक थे। गुज़िश्ता रात की बड़ी टिप की वजह से वेटर ने बड़ी खुश इखलाकी से मुझे खाली टेबल पर ला बिठाया और इसी शराब की बोतल ले आया। थोड़ी देर के बाद मैं गिलास हाथ में थामे उठा और एक टेबल के पास से गुजरते हुए जानबूझकर लड़खड़ाया और गिलास में एक फौजी पर अंढेल दिया। टेबल पर 5 फौजी बैठे थे। वो मुझे घूरने लगे। मैंने माजरत की, मुस्कुराया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने कहा कि मुंबई से आया हूँ और आप ही छावनी में एडीओस से कारोबारी सिलसिले में मिल चुका हूँ। आपका मेहमान हूँ लेकिन अब आप 5 मेरे मेहमान हैं। शराबी अंदाज में मैंने बैरे को कहा कि मेरी टेबल से मेरी
बोतल और 2 बोतलें इसी टेबल पर ले आए। हर जगह पर निचले दर्जे के रैंक के फौजी और जवान अमूमन बहुत महदूद सोच रखते हैं, और फिर जब एडियोस जो कि लेफ्टिनेंट करने के ओहदे का होता है से मिलने वाले कारोबारी शख्सियत ऐसे रैंक्स में बेतकल्लफी से बैठ जाए तो वो खासे मुअद्दब हो जाते हैं। उन्होंने पहले तो मेरा मेहमान बनने से इनकार किया, लेकिन जब मैंने बेतकल्लफी से इन्हें यार कहना शुरू किया तो इनकी झिझक खत्म होगी और दोस्ताना माहौल पैदा हो गया। और थोड़ी देर में नौबत यहाँ तक पहुँची कि मेरे साथ ठट्ठा मजाक करने लगे। मैंने निहायत होशियारी से गुफ्तगू का रुख अपने चाय के कारोबार, भारतीय बंगाल की चाय और फिर साबका मशरकी पाकिस्तान से चाय भारत में स्मगल होने की तरफ फेरा। दोस्तों, कहानी जारी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।